वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 26 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है दक्षिणी चीन सागर विवाद के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो ये अभी हाल ही में फिलीपींस ने चीन के तटरक्षक बल पर दक्षिणी चीन सागर में विवादित क्षेत्र में फ्लोटिंग बैरियर को स्थापित करने का आरोप लगाया है, तभी ये चर्चा में आया है। आइए देखते हैं। तो ये दक्षिणी चीन सागर का एरिया है कुछ ये। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये पश्चिमी प्रशांत सागर की एक शाखा है जो दक्षिण पूर्व एशियाई की मुख्य भूमि की सीमा बनाती है। इसकी सीमाओं में चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम से लगती हैं। यानी ये पूरा एरिया ये कवर करता है ये एरिया। आइए देखते हैं। ये ताइवान जल डमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से लुजान जल डमरू मध्य द्वारा फिलीपींस सागर यानी प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर मिलकर चीन सागर बनाते हैं। ये दो प्रमुख द्वीप समूहों को चीन का नियंत्रित पैरोसेल द्वीप समूह और स्प्रेटली द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जलवायु तो समुद्री मौसम उष्णकटिबंधीय है और काफ़ी हद तक मानसून द्वारा नियंत्रित होता है। ये दुनिया में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला समुद्री मार्ग है। ये फारस की खाड़ी और अफ्रीका से मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान तक के कच्चे तेल के महत्वपूर्ण व्यापार का मार्ग है। यहाँ के प्रमुख बंदरगाह तो इसमें हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिणी ताइवान में काओसुंग आदि यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। आइए देख लेते हैं दक्षिणी चीन सागर विवाद के बारे में थोड़ा। तो ये कई देश इसमें समुद्री सीमाओं का मतलब हिस्सा दावा करते हैं और ये दावे अक्सर ओवरलैप होते रहते हैं। विशेष रूप से जब चीन अपने व्यापक दावे करता है जिसमें भूमि पार्सल और भूमि निकटवर्ती जल संप्रभुता के दावे भी शामिल हैं। वे वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और मलेशिया, ब्रुनेई जैसे प्रतिस्पर्धी दावेदारों को नाराज कर दिया है चीन ने। ये अन्य देशों ने द्वीपों के समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पारासेल्स और स्प्रेटलिस पर अपना दावा जताया है। अब देख लेते हैं 9 डैश रेखा क्या है। तो ये चीन अपनी तथाकथित 9 डैश लाइन द्वारा सीमांकित क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े हिस्से पर दावा करता आया है। इस रेखा में 9 डैश शामिल हैं जो इसके सबसे दक्षिणी प्रांत हैनान से सैकड़ों मील दक्षिण और पूर्व में फैले हुए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के बारे में। आइए देखते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल नामक एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है, जिसे वैश्विक दक्षिण में मतलब ग्लोबल साउथ में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के बारे में देख लेते हैं। तो ये अभी इस पहल का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की क्षमता का निर्माण करना है और लक्ष्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोच्च प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी की सफलता को बढ़ाता है, जिसने G20 एजेंडा में ग्लोबल साउथ की आवाज़ों को शामिल किया था और उनको प्राथमिकता दी थी। ये पहल विकास और क्षमता निर्माण में व्यापक सहयोग आधारित है, जो भारत से ही साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से कर रहा है। इस पहल के हिस्से के रूप में UN इंडिया टीम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो भारत के विकास के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को दुनिया भर में साझा करने के लिए भारत की तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच का लाभ उठाने के लिए साझेदारी करेंगे। ये भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित विकास लक्ष्यों का भी क्रियान्वित करेगा, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए G20 कार्य योजना शामिल है। देख लेते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। तो ग्लोबल साउथ ये मोटे तौर पर अफ्रीका, लैटिन
अमेरिका और कैरेबियन एशियाई यानी इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया को छोड़कर और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर इसके क्षेत्र में शामिल है, जो आमतौर पर आर्थिक स्तर पर औद्योगिक विकास के अपेक्षाकृत निम्न स्तर की विशेषताएं रखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है काबोम्बा फुरकुटावा के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। अभी हाल ही में कोले वेटलैंड जो केरल में है, ये उच्च मूल्य वाली जैव विविधता की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रामसर स्थल एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कोकोम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रहा है। काबोम्बा फुरकुटा के बारे में, तो इसके बड़े पैमाने पर फूल आने के कारण इसे लोकप्रिय रूप से पिंक ब्लूम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल आने के बाद ये पिंक पिंक दिखाई देता है। ये मध्य और दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है, जिसे एक्वेरियम पौधे के रूप में केरल में लाया गया था और अब ये पूरे जंगलों तक फैल गया है। ये एक जलमग्न 12मासी जलीय पौधा है जो स्थिर से धीमी गति से बहने वाले मीठे पानी में उगता है। ये या तो ये धीमी गति से पानी जो चलता है उसमें, और या जो पानी स्थिर रहता है उसमें। ये पौधों में आसानी से टुकड़े करने और सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह से फैलने की क्षमता के कारण उच्च प्राकृतिक फैलाव की क्षमता भी रखता है। इसके विकास के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जिससे इसे जल निकाय और निकासी नहरों जैसे को भी अवरुद्ध इससे हो जाती हैं। ये देसी जलीय पौधों की विविधता में गिरावट और कारण भी बनता है और मीठे पानी की मछलियों की उपज को भी प्रभावित करता है। मतलब ये इतनी ज़्यादा अधिक संख्या में सरफेस पे हो जाता है, तो नीचे जो मछलियाँ होती हैं उनको ऑक्सीजन वगैरह और सूर्य की रोशनी पहुँचने में दिक्कत होती है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं ये कोले आर्द्रभूमि के बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो वेटलैंड कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये कोले आर्द्रभूमि ये केरल राज्य में स्थित है। ये सबसे बड़ा खारा पानी आर्द्रभूमि उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। ये दक्षिण में चलाकुडी नदी के उत्तरी तट से लेकर उत्तर में भरतपुझा नदी दक्षिण तक फैला हुआ है। ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में भी स्थित है, यानी दक्षिण जो एशियाई पक्षी हैं प्रवासी, वो यहाँ आके शरण लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश के बारे में। अभी शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश मस्तिष्क न होने के बावजूद ये दृश्य और यांत्रिक संकेतों का उपयोग करके बाधाओं से बचना सीख सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये बमुश्किल 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, मुश्किल से मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसमें कोई दिमाग मतलब यानी माइंड नहीं होता। ये निडारिया संघ से संबंधित हैं। पशु समूह जिसमें जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और मूंगा शामिल हैं। कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश या त्रिपेडालिया सिस्टोफोरा को गंदे पानी और जलमग्न मैंग्रोव की जड़ों की भूल भुलैया के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम किया जाता है। ये जेलिनिटस नाखून और के आकार के जीव बाधाओं से तैरने से बचने के लिए एक दृश्य संकेतकों से सीखने में भी सक्षम है। इसमें एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो ऐसे आदिम तंत्रिका तंत्र वाले जानवरों में पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके प्रदर्शन को सहयोगी शिक्षा कहा जाता है, जो फल, मक्खियाँ या चूहों जैसे कहीं से अधिक उन्नत जानवरों के बराबर है। उनके पास 4 दृश्य संवेदी केंद्र हैं जिन्हें रिपालिया कहा जाता है, जिसमें से प्रत्येक में लेंस के आकार की आँखें और लगभग 1000 न्यूरॉन्स होते हैं जो उन्हें नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। वे ऑपरेंट कंडीशनिंग का जवाब दे सकते हैं, यानी उन्हें भविष्य की समस्या की भविष्यवाणी करने के लिए और उससे बचने की कोशिश करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल है उभरते बाजार वांड सूचकांक के बारे में।
अभी जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी ने घोषणा की है कि वह जून 2024 से अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को भी शामिल करेगी। भारत के स्थानीय बॉन्ड को जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड सूचकांक, इसमें उभरते बाजार सूचकांक में भी शामिल किया जाएगा। GBI-EM ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में इसके अधिकतम भार लगभग 10% तक पहुँचने की उम्मीद है। इस सूचकांक ये विशिष्ट तरलता और संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उभरते बाजार देशों द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय सरकार और कॉरपोरेट्स बॉन्डों के कुल रिटर्न्स प्रदर्शन को मापने के लिए बेंचमार्क सूचकांक है। ये उभरते बाजार और विकासशील देशों के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो ऋण साधन हैं जो उनसे विकसित देशों के सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड की तुलना में अधिक उपज देते हैं। ये लगभग 330 बिलियन डॉलर के संयुक्त अनुमानित मूल्य वाले कुल 23 भारतीय सरकारी बॉन्ड इसके पात्र हैं। ये सभी गैर निवासियों के लिए पूरी तरह से सुलभ की श्रेणी में आते हैं। और अब आइए देखते हैं कि इसके संशोधन से लाभ क्या हो सकते हैं। तो ये कदम भारतीय रुपए की मांग में वृद्धि करेगा और संभावित रुपए से मूल्यह्रास के खिलाफ बफरिंग का कार्य करेगा। ये कम उधारी लागत आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा भी दे सकता है। बढ़ी हुई तरलता अधिक कुशल व्यापारिक स्थितियों को भी बढ़ावा दे सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है युद्ध अभ्यास के बारे में। तो अभी युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फर्स्ट वेन नाइट अलास्का यूएसए में आयोजित किया जाएगा। अब आइए इसके बारे में तब जान लेते हैं। ये भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास के संस्करण 350 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी इसमें भाग लेगी और भारतीयों की ओर से प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंध है। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के संचालन में अंतर संचालियता बढ़ाने के लिए सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला का अभ्यास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय 7 के तहत विषय पर्वतीय चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए एकीकृत युद्ध समूह का नियोजन आदि शामिल हैं। इसके फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास में के दायरे में ब्रिगेड स्तर पर शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ एकीकृत युद्ध समूहों का सत्यापन, ब्रिगेड बटालियन स्तर पर एकीकृत निगरानी ग्रिड और हेलीबोर्न एयरबोर्न तत्वों और फोर्स मल्टीप्लेयरों का रोजगार आदि शामिल है। अभ्यास में लड़ाकू इंजीनियरिंग, बाधा निवारण, बारूदी सुरंग, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, युद्ध सहित युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम पर अभ्यास के विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी शामिल होगा। भारत अमेरिका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास, इनमें सेना के द्वारा हमारा वज्र प्रहार किया जाता है और नौसेना के द्वारा मालाबार, ये बहुपक्षीय है, इसमें जापान भी शामिल होता है, और वायुसेना के द्वारा कोप इंडिया या रेड फ्लैग, ये भी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है समुद्री आर्चिन के बारे में। तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, आइए देखते हैं। तो समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने अभी चेतावनी दी है कि लाल सागर की शानदार मूंगा चट्टानें को एक नए खतरे का सामना कर रही हैं, जो समुद्री अर्चिन की बड़े बड़े पैमाने पर इससे मौत हो रही है। तो ये एक रहस्यमय बीमारी के कारण ऐसा हुआ है। समुद्री अर्चिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये समुद्री अर्चिन आकर्षकीय जीवों के एक समूह से संबंधित हैं। इचिनोडर्म्स, जिन्हें इचुरोडर्म्स भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कांटेदार त्वचा वाले जानवर। इसमें स्टारफिश और सी कोकम्बर जैसे अन्य प्रसिद्ध समुद्री जीव शामिल होते हैं। समुद्री अर्चिन की विशेषता उसके गोलाकार से लेकर कुछ हद तक चपटे कांटेदार शरीर हैं और वे दुनिया भर में महासागरों के उथले और तटीय जो किनारों से लेकर गहरे समुद्र वाले वातावरण तक पाए जाते हैं। वे समुद्र तल पर रहते हैं और आमतौर पर कठोर सतहों पर और घूमने के लिए ट्यूब, फिट या रीढ़ का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा ऑर्चिन एकल नमूने ज्ञात जापान के गहरे पानी का स्पेरोस्टोमा गिंगटम है। इसको याद रखना है, सबसे बड़ा है ये अर्चिन, समुद्री अर्चिन।
इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताओं में उनके पास एक गोलाकार शरीर और अंगों की एक रेडियल व्यवस्था होती है। ये परीक्षण यानी आंतरिक कंकाल पर मुंह से गुदा तक चलने वाले छिद्रों के 5 बड़े बैंड द्वारा दिखाया गया है। छिद्र ट्यूब फीट को समायोजित करते हैं, जो पतले, विस्तार योग्य और अक्सर चूसने वाले टिप वाले होते हैं। उनके पास एक कठोर ब्रह्म कंकाल या परीक्षण होता है, जो इंटरकॉलिंग प्लेटों या अस्थिर पंजरों से बना होता है, जो अक्सर गतिशील रीढ़ से ढके हुए होते हैं। और परीक्षण पर पिंडों से लंबी गतिशील रीढ़ और पेडिकेलेरिया यानी पिनसर जैसे अंग उत्पन्न होते हैं। इन संरचनाओं में विष ग्रंथियां भी हो सकती हैं। इसका आहार मतलब इनका भोजन क्या होता है? तो ये शाकाहारी हैं। मुख्य रूप से ये शैवाल और पौधों की सामग्री की भोजन पर निर्भर करते हैं। ये चट्टानों या समुद्री तल से शैवाल और अन्य स्रोतों की को खुरचने के लिए एक अपने विशेष मुखभाग का उपयोग करते हैं, जिन्हें अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एनुलर सूर्य के बारे में, यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब आइए देखते हैं। जब वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये वलयाकार सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये दिखाई देगा। इसमें इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इसे अक्सर अग्नि घेरा या रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। एक ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सामने दूर बिंदु पर उसके निकट होता है। चंद्रमा आकाश में सूर्य से छोटा दिखाई देता है और उसे पूरी तरह से ढक नहीं पाता, जिससे एक अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा होता है। चंद्रमा सूर्य के बड़े और चमकीले चेहरे ब्राइट फेस पर एक अंधेरे डिस्क के रूप में दिखाई देता है, जो एक चमकती अंगूठी या आग की अंगूठी को जैसा चित्र बनाता है, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। इस आगामी ग्रहण का मार्ग उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कई देशों तक फैलेगा। और कुछ अन्य सूर्य ग्रहण के प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें एक पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा का अंधेरा छाया हुआ सूर्य की तीव्र उज्जवल रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है। पूर्ण ग्रहण के दौरान केवल बहुत हल्का और सौर कोरोना ही दिखाई देता है, जिससे समग्रता के रूप में भी जाना जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में ये तब होता है जब चंद्रमा की छाया सूर्य के एक छोटे से हिस्से पर दिखाई देती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन स्पॉट बिल्ड डक के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये बतख कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में मणिकापुरम टैंक में हल्के पंखों वाला एक भारतीय स्पॉट बिल देखा गया, इसीलिए चर्चा में आया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक बड़ी डबलिंग बतख है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मीठे पानी की जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उसमें एक गैर प्रवासी प्रजनन बतख है। ये नाम उसके बिल के आधार पर लाल धब्बे से लिया गया, जो मुख्य भूमि में भारतीय आबादी में ही पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अनस पोएसिलोरहिंचा है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम करता है, आप देख लीजिएगा। और ये फैलाव और प्राकृतिक इसका निवास या वास क्या है? तो ये पूरे पाकिस्तान और भारत में मीठे पानी वाली आर्द्रभूमियों में निवास करता है। और ये तालाबों, झीलों, पोखरों, झरनों, खड़ियों, मोहल्लों और ज्वारीय मैदानों के दलदलों जैसे अंतर्देशीय और तटीय आर्द्रभूमि दोनों में निवास करते हैं। वे खुले पानी के बहुत बड़े हिस्से से बचते हैं और वनस्पति आवरण वाले मध्यम आकार के आर्द्रभूमियों को भी पसंद करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये एक रंग की बीरक्त और सफ़ेद तृतीयक पट्टी के साथ एक पपड़ीदार पैटर्न वाला शरीर है इसका। और ये इसकी लंबाई लगभग 55 से 63 सेंटीमीटर और पंखों पर लगभग 83 से 95 सेंटीमीटर है। इसका शरीर का वजन लगभग 790 ग्राम से लगभग 1500 ग्राम तक हो सकता है। और इसकी नर मादाओं इससे ये बड़े होते हैं। ये मुख्य रूप से भूरे रंग की बतखें हैं, जिनका सिर और गर्दन हल्का पीला है और चोंच इनकी चमकदार होती है।
जैसा कि इसमें देख सकते हैं जो चमकदार है इनकी। आइए, इतने ही हमारे आर्टिकल थे आज के इम्पोर्टेंट, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।